हेलो चैंपियंस। तो फाइनली आ गया आपका ये केस स्टडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इससे पहले हमने जो केस स्टडी किए थे वो किया था हमने सेकंड चैप्टर का, किसका, पॉलिनोमियल का। ठीक है। देखो मैंने आपको पहले बताया मैंने कैसे स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि सबसे पहले आपका इस चैप्टर से एक इंट्रोडक्शन वीडियो आया था। देन इसके बाद आपके पास जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन थे उनके ऊपर वीडियो बनी एक एक। देन जैसे ही एनसीईआरटी खत्म होती है उसके बाद एक वो आता है वन शॉट, जिसमें अदर देन बुक से क्वेश्चंस रहते हैं। देन उसके बाद लास्ट में एक वीडियो बनता है आपका इस चैप्टर का जो आपके केस स्टडी क्वेश्चन से कराए गए हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि केस स्टडी आपको अच्छे से तभी समझ में आएंगे जब आपको चैप्टर की नॉलेज होगी। अगर आप डायरेक्ट आके चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी करोगे तो आप कन्फ्यूजन में रहोगे। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अगर किसी को बेसिक नहीं पता तो पहले जाके बेसिक वीडियो देखिए, किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। तो ये वीडियो जो हमारे होने वाला है ये होगा हमारा कौन सा, केस स्टडी के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहला केस स्टडी क्या है, सबसे पहला केस स्टडी है ये, क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिकल टीचर ऑफ ए स्कूल टू के, दिख रहा है ना सही, पहले एक बार मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है ना, हाँ विजिबल है, बहुत बढ़िया। मैथमेटिकल टीचर ऑफ ए स्कूल टू के स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट, यानी कि एक मैथमेटिक्स टीचर है, क्लास कौन सी में, क्लास 10th में, टेंथ स्टैंडर्ड में, स्टूडेंट टू सी पेंटिंग एक्सेप्शन, स्टूडेंट ने क्या करा, कुछ पेंटिंग बनाई, जैसे इसने डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में, which has held an art college of education Bangalore it as a part of an integration of mathematics. The teacher and student had interested the painting as well. Student were, क्या लिखा है, student were eager to see the above painting. The teacher explained that the above painting are based the concept of pair of linear equation in two variable. क्या बोला है कि एक 10th क्लास का कौन है, 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला एक टीचर है और कुछ स्टूडेंट है 10th क्लास के। ये टेंथ नंबर नहीं है, 10th क्लास है। 10th क्लास में कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने कुछ पेंटिंग वगैरह बनाई है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ये डाउन स्ट्रीम का ये बोर्ड के पर एक लड़का बैठा है, इस बोर्ड को चला रहा है किसी से, एक लड़का इधर की तरफ देख चला रहा है और एक लड़का इधर की तरफ चला रहा है बोर्ड को। तो दोनों दिख रहे हैं, ये इधर को बोर्ड को चला रहा है, बोर्ड को इधर चला रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ तुमको दिख नहीं रहा, डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इधर लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड और डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। ये चीजें, ये इस ग्राफ को पढ़ के सिर्फ, और सॉरी इस पैराग्राफ को, पैराग्राफ से टाइप है, इसको पढ़ के हमारे पास इनके क्वेश्चनों का आंसर देना हमको। तो सबसे पहले आप मुझे दो चीजों के बारे में बताओ कि स्टिल वाटर क्या होता है। सबसे पहले तो बताओ स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जो हमारे पास, पहले मैं आपको दो चीजें बताऊँ। इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जो हमारे पास स्पीड होती है वो होती है x किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या सर, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। स्टिल वाटर का मतलब होता है जब पानी में कोई हलचल नहीं है, शांत बिल्कुल पानी, मतलब बोट वोट नहीं चल रही, सिर्फ और सिर्फ बोट उसके ऊपर रखी है पानी के, वो सिर्फ बिल्कुल पानी शांत है। जब पानी शांत है तो शांत जल में नाव की चाल या स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर क्या होगा, x किलोमीटर। अब हो जाएगा इन स्ट्रीम ऑफ वाटर, स्ट्रीम ऑफ वाटर क्या सर, स्ट्रीम ऑफ वाटर, इन स्टिल ऑफ वाटर, इन स्ट्रीम ऑफ वाटर। सर स्ट्रीम ऑफ वाटर से मतलब है जब धारा में कुछ हलचल हो रही हो, यानी कि पानी, जो बोट थी वो पानी में थी, उस पानी में कुछ ना कुछ हलचल हो रही होती है। जब कुछ ना कुछ हलचल हो रही होती है तो उसको हम लेट करते हैं इसमें y किलोमीटर पर आवर, कि y किलोमीटर पर आवर के इस अकॉर्डिंग क्या हो रही है, उसमें हलचल हो रही है। ठीक है, समझ में आई बात, दोनों बातें समझ में आई। मैंने क्या बोला कि जब हमारे पास पानी थमा हुआ बिल्कुल शांत है तो हम उसको हमेशा लेट करते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले कंसेप्ट में x किलोमीटर पर आवर। और जब स्ट्रीम यानी कि पानी में कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है तो उसको हम मानते हैं y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसमें कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट क्या सर, वो और बता दूं। देखो एक चीज समझो, दोनों चीजें समझना यहाँ पे। जैसे ये अप स्ट्रीम है, ठीक है, पहला पहला पार्ट क्या है, डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का पहला पार्ट देखो, जो ये वाटर है, वाटर ये रहा फ्लो, वाटर ये रहा फ्लो, वाटर का पानी का फ्लो ये हो रहा है। ठीक है, तो पानी का फ्लो हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास पानी का फ्लो इधर की तरफ हो रहा है, कहाँ की तरफ हो रहा है, पानी का फ्लो इधर की तरफ हो रहा है। तो हमारे पास जो बोट चलाने वाला ये है, तो बोट भी तो इधर को चला रहा है, यानी कि जो जिधर हमारे पास पानी का स्टिल वाटर की जिधर हमारे पास वो हो रही है, यानी कि जिधर वो बह रहा है उधर उस तरफ ही डायरेक्शन चल रही है। जिधर हमारे पास पानी का प्रवाह जा रहा है, यानी कि जिधर पानी चल रहा है उधर ही हम बोट को चला रहे हैं,
उधर ही हम क्या कर रहे हैं, बोट को चला रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में देखो बोट को हम चला रहे हैं उसी डायरेक्शन में और पानी की भी उसी डायरेक्शन में है, यानी कि उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में पानी का प्रवाह है उसी डायरेक्शन में आप बोट को चला रहे हो, दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो पानी का प्रवाह क्या है, पानी का प्रवाह है x किलोमीटर, पानी का प्रवाह ये तो माना हमने, यानी कि स्टिल वाटर में क्या होता है x, ये क्या है x, और ये किधर की तरफ चला रहा है, उसी डायरेक्शन में चला रहा है डाउन स्ट्रीम में, यानी कि जिस स्ट्रीम में पानी की हमारे पास क्या हो रही है, ये एक मिनट बेटा, एक मिनट देखो, स्टिल ऑफ वाटर जब शांत जल था तो पानी की x किलोमीटर पर आवर थी, अब पानी भी इधर फ्लो हो रहा है और आप बोट भी इधर चला रहे हो, फर्स्ट वाले की बात चल रही है, आप बोट भी इधर चला रहे हो, तो बोट भी इधर चला रहे हैं हम, पानी भी इधर चल रहा है, तो बोट इधर चलाने का स्ट्रीम ऑफ वाटर है y और बोट भी इसी डायरेक्शन में चला रहे हैं तो x, तो डाउन स्ट्रीम हमेशा हम इसलिए लिखते हैं x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, कि जो हमारे पास बोट चल रही होगी वो x किलोमीटर पर आवर के उससे चल रही होगी। ठीक है, समझ में आई बात, आज सर आज समझ में आया थोड़ा सा। अच्छा, डाउन स्ट्रीम से क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन में आप बोट को चला रहे हो, पानी की जिस डायरेक्शन में आप बोट को चला रहे हो, जैसे बोट को आप इधर चला रहे हो तो पानी की डायरेक्शन इधर होगी, यानी कि पानी की अपोजिट डायरेक्शन में बोट को चलाना, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, अप स्ट्रीम। समझ में आया, जैसे ही देखो इधर, इसमें देखो पानी तो इधर बह रहा है, पानी तो इधर की तरफ चल रहा है, पानी तो इधर चल रहा है, लेकिन ये बोट को किधर चला रहा है, बोट को इधर की तरफ चला रहा है। जब बोट को इधर चला रहा है, पानी इधर चल रहा है, बोट इधर चल रही है और पानी इधर चल रही है, दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। जब अपोजिट डायरेक्शन में बोट चलाते हो पानी के प्रवाह में तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हो तो ये तो क्या था हमारे पास, ये क्या था x और ये क्या हो जाएगा y, यानी कि x माइनस वाई, क्योंकि हमारे पास जब आप अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई वो चलाओगे, यानी कि जिधर आप बोट को चला रहे हो, एक बार और सुनना, जिधर आप बोट चला रहे हो, पानी बोट इधर चला रहे हो, पानी का प्रवाह इधर है, तो कुछ तो स्पीड उसकी कम होगी ना, जब स्पीड कम होगी तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। अब उसने बोला है इफ द स्पीड ऑफ बोट 5 किलोमीटर पर आवर, यदि स्पीड ऑफ बोट की जो स्पीड है, या स्पीड ऑफ बोट मान लो या स्पीड ऑफ वाटर मान लो, तो वो कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर, तो x की वैल्यू हमको दी है 5 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यही तो बताया था, स्ट्रीम ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यहाँ पे मैं चेंज कर दूं या तो ये लिख लो, या और लिख सकते हैं हम स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ, यहीं पे ऐड कर लेना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर, यानी कि शांत जल में नाव की चाल और धारा के विपरीत उसकी चाल को क्या मानते हैं, वाई। ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि उसी की स्ट्रीम में, तो ये हो जाएगा वाई हमको ये दिया हुआ है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट ऑफ इन द डाउन स्ट्रीम, तो क्या स्पीड होगी बोट की डाउन स्ट्रीम में। सर डाउन स्ट्रीम तो आपने अभी तो बताया था, डाउन स्ट्रीम हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई, उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो उसकी स्पीड होगी x प्लस वाई, तो x की वैल्यू आपके पास 5 है और y की वैल्यू 2 है, 5 और 2 7 किलोमीटर पर आवर। सर वेरी गुड बेटा, तो डाउन स्ट्रीम था, तो डाउन स्ट्रीम में हमारे पास x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम होता है जिस डायरेक्शन में पानी का प्रवाह हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप बोट को चला रहे हो, तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी x प्लस वाई। ठीक है, और इफ द स्पीड ऑफ बोट, यदि बोट की स्पीड 5 किलोमीटर, यानी कि x की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो y की वैल्यू कितनी दी है, y की वैल्यू दी है 2 किलोमीटर पर आवर, जिस डायरेक्शन में आप, यानी कि इसको मैं हिंदी में अगर बोलूँ, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर होती है और धारा की दिशा में नाव की चाल y किलोमीटर पर आवर होती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन द अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होता है सर, अपस्ट्रीम होता है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट को चलाना है, जिधर बोट को चला रहे हो और पानी का प्रवाह अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो अपस्ट्रीम होता है सर हमारे पास x माइनस वाई, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2, 5 माइनस 2 3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया भाई, समझ में आया मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आया नहीं आया, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक बोट गोज 21 किलोमीटर, एक बोट जो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, एक बोट जो है वो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड इट कवर, तो उसको कितने टाइम की जरूरत पड़ेगी उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यानी कि एक बोट जो 21 किलोमीटर चल रही है और उसने पूछा उसमें कितने 21 किलोमीटर चलने में कितना टाइम कवर करेगी, तो व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड इट कवर, तो टाइम बताइए भाई, आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूंगा तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस वो कितनी चल रही है, डिस्टेंस वो चल रही है कितनी 21 किलोमीटर, जबकि स्पीड, अब कौन सी स्पीड है, डाउन स्ट्रीम है कि अप स्ट्रीम है, स्पीड देखनी है, स्पीड कैसी है, स्पीड हमारे पास डाउन स्ट्रीम,
डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है, उसी डायरेक्शन में फ्लो होना, यानी कि एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और एक्स प्लस वाई आपने निकाला था, कितना आया था, एक्स की वैल्यू 5 और 2 7, तो कितनी आई थी 7, और 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आ गई भाई। भाई ये कौन सा था, ये था हमारे पास कौन सा था, एक बार और बता देता हूँ, ये था डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई आपने निकाला था, कितना आया था 7, ठीक है, समझ में आई बात। 3 हो गए। चौथा देखिए, यदि बोट जो है वो 12 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, बोट ने 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, तो उसका टाइम क्या होगा, टाइम उसने कितना कवर करेगा, तो टाइम होता है, अभी आपने बताया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो उसने सर ये स्पीड डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर कवर करी, लेकिन स्पीड कितनी कवर करी, किस डायरेक्शन में स्पीड करी, अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर बोट चल रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में पानी का प्रवाह होना, तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ये बात याद रखना बस। डाउन अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई होता है, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 12, और ये एक्स माइनस वाई कितना आया था तुम्हारा, एक्स माइनस वाई डाउन स्ट्रीम में, किसका, अप स्ट्रीम में कितना आया था, एक्स माइनस वाई 3 किलोमीटर, तो 3 4 जा 12, तो 4 किलोमीटर पर आवर, 4 घंटे लगेंगे उस टाइम को, सॉरी कितना लगेंगे उसको, 4 घंटे। यहाँ पे कितने लग रहे थे उसको, 3 घंटे, ठीक है, यहाँ पे 3 घंटे लग रहा था समय, और यहाँ पे 4 घंटे लग रहा है, 4 हो गए 5 हो देखो। अगर स्पीड ऑफ बोट x और स्ट्रीम ऑफ y x है, स्ट्रीम ऑफ बोट को x किलोमीटर पर आवर मान लिया, स्ट्रीम ऑफ बोट को y किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो डिस्टेंस कितनी कवर होती है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कौन सी डायरेक्शन में कवर कर रहा है, स्पीड कर रहा है डाउन स्ट्रीम में। सर डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है क्या, बताओ भाई, डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और टाइम क्या उसने, टाइम यहाँ पे बोला है टी आवर, टी आवर, एक्स प्लस वाई इंटू टी, एक्स प्लस वाई इंटू टी किलोमीटर पर आवर, इतनी डिस्टेंस को कवर करेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो था डाउन बोट का डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का पूरा अच्छे से मैंने करा दिया, आपको समझ में आया होगा किस तरीका से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बस एक बात याद रखो कि डाउन स्ट्रीम में हमारे पास स्पीड जो आती है वो एक्स प्लस वाई आती है, और डाउन स्ट्रीम में सॉरी अप स्ट्रीम में जो स्पीड आती है हमारे पास वो आती है एक्स माइनस वाई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में उसको चला रहा होता है अपनी नाव को, और ये उसी डायरेक्शन में चला रहा होता है, इसलिए इस पर एक्स प्लस वाई आता है, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है भाई, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। नेक्स्ट आपका केस स्टडी क्या बोल रहा है इसमें, टीचर एंड स्टूडेंट फॉर क्लास 10th, टीचर और स्टूडेंट क्लास 10th में स्कूल गॉन, कौन सा स्कूल है, नंदन कनन फॉर स्टडी टूर, यानी कि क्लास 10th के कुछ बच्चे उनको टीचर कहाँ ले गए, कुछ टूर के लिए ले गए। टूर कहाँ पर गया है, नंदन कनन, यहाँ पर टूर गया है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए आफ्टर, अच्छा आफ्टर विजिटिंग डिफरेंट प्लेस, कुछ जब उसने कुछ विजिट मतलब कुछ प्लेस उन्होंने कर लिया, यानी कि कहीं कहीं पे चले गए, तो आफ्टर विजिटिंग डिफरेंट प्लेस ऑन नंदा कानन लास्टली दे आर विजिटेड बर्ड, तो उन्होंने क्या देखे, बर्ड देखे, सेंचुरी एंड डियर पार्क, और कुछ डियर पार्क देखे, कुछ पार्क में क्या देखे, सॉरी पार्क में कुछ डियर देखे, और सेंचुरी बर्ड में कुछ उसमें क्या देखे, कुछ बर्ड्स देखे, ठीक है। रोहन इज क्लेवर बॉय, रोहन बहुत चालाक लड़का था, एंड कीन ऑब्जर्वर, और उसने ऑब्जर्व करा, ही पुट द क्वेश्चन द इट वाज फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों से कुछ क्वेश्चन किए। भाई आप कहीं घूमने के लिए गए टीचर 10th क्लास के बच्चों को, तो वहां पर उन्होंने जगह कौन सी थी, जगह थी नंदन कानन, नंदन कानन जगह थी। तो उसमें क्या करा, एक लड़का था कौन, रोहन, रोहन ने कुछ क्वेश्चन करे, तो उसने उन्होंने क्या क्या देखे, वहां पर कुछ बर्ड्स देखे, कुछ पार्क में कुछ डियर देखे, तो उसने इसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर, एंड उसमें कितनी चिड़िया है, एंड हाउ मेनी डियर, उसमें कितने डियर होंगे। तो पर्टिकुलर टाइम नंदन कानन में राहुल के फ्रेंड ने निशिता गिव द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग, राहुल का जो फ्रेंड था उन्होंने निशिता से क्या करे, निशिता ने क्या करे, उनके सही आंसर दिए। अब क्या क्वेश्चन क्या थे, निशिता ने आंसर करा टोटल एनिमल, देखो राहुल पे तो आंसर दिए नहीं गए, राहुल ने पूछा निशिता से, राहुल के फ्रेंड जो थी निशिता, उसने करेक्ट आंसर दिए। अब निशिता कौन थी, अब तुम लोग तो आंसर दे नहीं पाओगे, अपनी फ्रेंड से बोलोगे, तो निशिता ने जो आंसर टोटल, उसने बोला टोटल एनिमल कितने हैं, टोटल उसने बोला टोटल एनिमल की आई कितनी है, आई है हमारे पास 1000, दिख रहा होगा आपको 1000 क्या है एनिमल की, टोटल एनिमल में जो आई है वो 1000 है, और लेग्स कितने हैं 1400 लेग्स है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या, इसमें पूछा है कि इफ एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ बर्ड्स, यदि एक्स और वाई नंबर ऑफ बर्ड्स एंड डियर
व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आई। तो टोटल नंबर ऑफ आई क्या होगी, तो यहीं पे लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ, लेट जो पूछा है, लेट द नंबर ऑफ बर्ड्स, लेट द नंबर ऑफ बर्ड्स इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ कौन सा डियर, डियर को क्या लेट कर लिया तुमने वाई, ठीक है। तो उसने बोला है कि इफ एक्स एंड वाई द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड डियर रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ आई। टोटल नंबर ऑफ आई किसके बारे में पूछा है, टोटल नंबर ऑफ आई। अब आई के बारे में बताइए, आई कितनी थी हमारे पास, टोटल आई थी हमारे पास 1000, टोटल आई कितनी थी हमारे पास 1000। और उस पार्क में क्या क्या थे, बर्ड थे और डियर थी। उस पार्क में टोटल क्या थे, बर्ड थी सर, बर्ड्स थी प्लस डियर थी, यही तो थे। और टोटल जो आई थी इनके पास, आई की बात चल रही है, वो थी 1000, ठीक है। बर्ड की कितनी आंखें होती है पहले बताओ, अब बताओ यहाँ पर बर्ड की कितनी आंखें होती है सर, 2 होती है। तो बर्ड को तुमने लेट करा x, और डियर की कितनी आंखें होती है सर, उसके भी 2 ही होती है। तो 2y इक्वल टू 1000 आई। तो 2 कॉमन ले लूंगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000, और x प्लस वाई इक्वल टू क्या जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा 2 5 500। तो x प्लस वाई इक्वल टू 500, ये इक्वेशन आएगी जो कि आपकी बी है, x प्लस वाई इक्वल टू 500, ठीक है। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन, क्या इक्वेशन होगी आपकी, टोटल नंबर ऑफ लेग। अब लेग के बारे में पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ लेग कितने दिए हुए, 1400। टोटल लेग जो दिए हुए वो 1400 दिए हुए हैं। तो लेग में कौन कौन से आएंगे, बर्ड और डियर, बस यही तो दो चीजें देखी थी उन्होंने, बर्ड प्लस डियर। अब बर्ड को तुमने लेट करा x और डियर को लेट करा y, लेकिन यहाँ पे लेग की बात हो रही है, बर्ड की कितनी लेग होती है 2, और डियर की कितनी लेग होती है 4। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 और 4 से मल्टीप्लाई करा है। आपको बात समझ में आ रही है। 2 कॉमन ले लूंगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू, इसमें 2 कहाँ पे कॉमन ले तो डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14। तो सेकंड इक्वेशन बनेगी है x प्लस 2y इक्वल टू 700। कहाँ पर है, x प्लस 2y इक्वल टू 700, सी फॉर कैट। समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहा था मैं, समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में पार्ट और भी, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द जू। पूरे जू में कितने बर्ड्स थी, उसने पूछा हाउ मेनी, सॉरी एक बार पूछा, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द जू। जू में टोटल बर्ड्स कितनी थी, हाउ मेनी बर्ड्स, बर्ड कितनी थी, बर्ड को तुमने लेट करा था x, भाई बर्ड्स को हमने लेट करा था x, और डियर को हमने लेट करा था y। तो x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनी थी क्या, किसकी इक्वेशन बनी थी, टोटल नंबर ऑफ आई की इक्वेशन बनी थी x प्लस वाई इक्वल टू 500, और एक इक्वेशन बनी थी टोटल नंबर ऑफ लेग। तो लेग की इक्वेशन क्या बनी थी, सी वाली बनी थी, कौन सी, सी एक्स प्लस 2y, ये बनी थी x प्लस 2y, x प्लस का 2y इक्वल टू कितनी बनी थी 700। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो, ये तो सर सॉल्व करना आता है। तो इस इक्वेशन को पूरे को माइनस कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो इन दोनों को ऐड करा तो x कट गया, तो 2 में से बन जाएगा तो 1y, और 70 में से 50 जाएगा तो बन जाएगा 20। तो y की वैल्यू तो आ गई 20। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, कोई सी भी इक्वेशन पुट कर दो, इसको तो चेंज किया है तो सेकंड इक्वेशन पुट कर दो y की वैल्यू, तो x प्लस 2y, तो ये हो जाएगा कितना 40, अच्छा 200 होगा ना भाई, 700 में से 500 उठाऊंगा तो 200 हो जाएगा, तो हो जाएगा 400 इक्वल टू 700। तो x की वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज माइनस का 400, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 300। यही पूछा था नंबर ऑफ बर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हो जाएंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स x थे तो कितने हो जाएंगे 300। फिर पूछा हाउ मेनी डियर, तो कितने डियर, डियर को y लेट करा था, तो y की वैल्यू कितनी है जो में 200, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एनिमल बर्ड एंड डियर, तो टोटल नंबर पूछा बर्ड का और डियर का, बर्ड कितने थे 300, डियर कितने थे 200, 300 और 200 500। इस तरीका से आप सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। समझ में आया भाई किस तरीका से हम केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हैं। हार्ड इतने केस स्टडी नहीं होते, अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो केस स्टडी में आपको करने में भी मजे आते हैं, और केस स्टडी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी लगते हैं। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा, क्या बोल रहे हैं, विजिबल है कि नहीं है, हाँ ठीक है बताइए। एक बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन द रेंट फॉर द रीडिंग।
यानी कि एक बुक स्टोर शॉपकीपर है, यानी कि एक दुकानदार है बुक वाला। तो वो क्या करता है, वो बुक को क्या करता है, रेंट पे देता है। जैसे आप लाइब्रेरी में देखते होगे, लाइब्रेरी में रेंट पे मतलब कुछ दिनों के लिए बुक दी जाती है, फिर वापस ले ली जाती है। तो वो बुक जो दुकानदार था वो बुक को रेंट पर देता था अपनी बुकों को पढ़ने के लिए कि पढ़ो बच्चों। लेकिन उसने कुछ कंडीशन लगाई हुई थी, ही वाज वेराइटी ऑफ बुक, अलग अलग प्रकार की बुक थी उसके पास, इन इज स्टोर रिलेटेड टू द फिक्शन। ठीक है, रिलेटेड टू द क्या लिखा हुआ, फिक्शन। ठीक है, स्टोरीज, जिसमें हमारे पास स्टोरीज थी, क्वेजल थे, ईटीसी, यानी कि हर तरीका की बुक थी उसके पास, अलग अलग टाइप की। तो ही टैक्स ए फिक्स्ड चार्ज, उसने एक फिक्स्ड चार्ज रखा था फर्स्ट 2 डेज, पहले 2 दिन के लिए उसने फिक्स्ड चार्ज रखा था। यानी कि हो सकता है वो क्या कर रहा है, पहले 2 दिन के लिए कोई ऐसा भी हो सकता है फिक्स्ड चार्ज रखा था, यानी कि हो सकता है 2 रुपये 3 रुपये फिक्स्ड चार्ज था, यानी कि हो सकता है 2 दिन के लिए आपके पास कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 दिन के लिए तो उसने फिक्स्ड चार्ज रखा कि पहले 2 दिन के लिए आप फ्री में पढ़ लो, देन उसके 2 दिन के ऊपर जितने भी टाइम लगेगा उसका आपको एडिशनल कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर द सब्सिक्वेंटली डेज, अगर इससे ऊपर आप गए, भाई 2 दिन तक तो आप बुक पढ़ के वापस दे दो, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन 2 दिन से ऊपर जब आप जाओगे तो उस पर कुछ ना कुछ एडिशनल चार्ज लगेगा, जिसमें अमृता पेड 22 रुपये, अमृता ने 22 रुपये पेड करे, 22 रुपये पेड करे उसने, तो उसने ज्यादा दिन के लिए बुक रख ली होगी। जब पैसे पेड कर रही है तो कुछ ज्यादा दिन के लिए बुक रख ली होगी। और ए बुक एंड किप्ट फॉर 6 डेज, तो बुक को कितने दिन रख लिया था उसने, 6 दिन, इसलिए तो 22 रुपये देने पड़ रहे हैं। 6 दिन उसने बुक को लिए रख लिया, लेकिन 2 दिन तो वो बोल रहा है कि 2 दिन तो आपके पास कोई पैसा लगेगा ही नहीं 2 दिन के लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वही राधिका पेड 16 रुपये, राधिका ने 16 रुपये पेड करे, जबकि उसने बुक को रखा था 4 दिन के लिए। अब एज्यूम दैट फिक्स्ड चार्ज, हमने एज्यूम कर लिया कि फिक्स्ड चार्ज x रुपये ले लिया एंड एडिशनल चार्ज y रुपये ले लिया, कि जो एडिशनल चार्ज लग रहा था वो y मान लिया और जो फिक्स्ड चार्ज था वो x ले लिया। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज कितना था आपके पास x और एडिशनल चार्ज कितना लग रहा है y। तो पहला कौन था, पहले थे हमारे पास 22 रुपये देने पड़े किसको, राधिका को। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर राधिका के लिए। ठीक है भाई, जब राधिका ने फिक्स्ड चार्ज, तो हमें पता फिक्स्ड चार्ज हमें लेट करा x, तो उसने कितने दिन के लिए रखा था, उसने रखा था राधिका ने 6 दिन के लिए, जबकि 2 दिन तो हमारे पास फिक्स्ड चार्ज था ना, तो 6 - 2 तो कितना हो जाएगा 4y, यानी कि 4 दिन चार्ज रखा था, 4 दिन जो एक्स्ट्रा रखे थे उसका चार्ज लगेगा। तो 4 दिन जो एक्स्ट्रा रखे थे वो कितने दिन रुपए देने पड़े उसको, 22 रुपये देने पड़े। कितने रुपए देने पड़े थे, 22 रुपये। समझ में आया भाई, सर आया समझ में। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी राधिका के लिए। दूसरा कौन था, उसने 16 रुपये पे करे किसने, अच्छा राधिका पेड 16 रुपये, और ये कौन है, अमृता, अमृता है अमृता, ये अमृता राधिका के लिए नहीं, ये अमृता AMURIT अमृता, और ये फॉर राधिका सेकंड वाला, फॉर राधिका। ठीक है, ये लिखा ना भाई, 16 दिन के लिए रखा किसने, राधिका पेड 16 रुपीज फॉर कीपिंग द बुक 4 डेज। तो फिक्स्ड चार्ज तो हमारे पास फिक्स्ड चार्ज रहेगा, लेकिन उसने रखा 4 दिन। जब एक्स्ट्रा रख लिए जब तो पैसे लिए उसने, अगर 2 दिन में वापस कर देते तो उससे पैसा एक्स्ट्रा लेते ही नहीं। तो ये हो जाएगा 4 दिन के लिए उसने रखा है, 4 में से 2 हटाओगे 2 भाई, तो क्योंकि 2 दिन का ही तो एक्स्ट्रा चार्ज लगा है, 2 दिन तो फ्री था उसके लिए, 2 दिन तो फ्री था। तो ये कितने रुपए लगे उसको, 16 रुपये लगे। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, सिचुएशन ऑफ द अमाउंट पेड बाय राधिका, क्या सिचुएशन बनेगी राधिका की, इज अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बाय, तो किसके लिए, राधिका के लिए। राधिका के लिए बनेगा x + 2y = 16, x + 2y = 16। बस क्या था इसमें बताओ, समझ में आया। सेकंड, सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड ऑफ अमृता के लिए क्या थी, x + 4y = 22, x + 4y = 22। बस ये था, समझ में आया। तो यही तो आपको बस समझना है कि कौन सा चीज क्या दी हुई है क्या नहीं। ठीक है, क्या पूछा, रिप्रेजेंट पेड ऑफ राधिका पेड, हाथ सही है। अब आ जाओ थर्ड पे, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज फॉर द बुक का फिक्स्ड चार्ज क्या था, फिक्स्ड चार्ज सर x था, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो इन दोनों को कैसे सॉल्व कर लो, फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इसको लेट कर लिया, सेकंड इसको लेट कर लिया, तो मैंने कर दिया फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x + 4y, और इसको जब ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस का 22। सेकंड इक्वेशन में माइनस का x हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करना है, और माइनस का 2y, और ये हो जाएगा प्लस का 16 = 0। समझ में आया, माइनस माइनस से माइनस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का हो जाएगा, x से x कट गया, 4y और 2y हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2y, और 22 16 और कितना बचेगा 4 2 6 माइनस का 6 = 0। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास
6/2, 2 3 जा 6, वाई की वैल्यू आ गई 3। वाई क्या था? एडिशनल चार्ज, यानी कि एडिशनल चार्ज कितना लग रहा था उसे? एडिशनल चार्ज लग रहा था उसको 3 रुपये। ठीक है, समझ में आया भाई? हाँ सर समझ में तो आया है। तो ये तो आ गया हमारे पास 3। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ पे रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें या इसमें, कोई सी भी y की वैल्यू 3 रखूंगा। तो x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 22। कुछ गलत हो गया क्या? नहीं, सही है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22 माइनस 12, यानी कि कितना आ जाएगा? 10 रुपये। यानी कि फिक्स्ड चार्ज कितना था उसने? या तो मान लो फिक्स्ड चार्ज ये था कि 2 दिन के लिए उसे 10 रुपये देने ही देने हैं, फिक्स्ड चार्ज था ये। अब समझ में आया क्वेश्चन थोड़ा सा? अब मैं समझाता हूँ दोबारा से। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि 2 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज है। अब हमें नहीं पता अच्छा तो फ्री में दे रहा हो 2 दिन, या 10 रुपये दे रहा हो, या 5 रुपये, या 3 रुपये। तो हमने x की वैल्यू निकाली 10 रुपये, यानी कि पहले 2 दिन के लिए उसने बोला पहले 2 दिन के लिए 10 रुपये लगेंगे। फिक्स्ड चार्ज है वो, फिक्स्ड है वो, आप चेंज नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही एडिशनल चार्ज पे जाओगे तो एडिशनल दिन जाओगे तो कितने रुपए लगेंगे? 3 रुपये एडिशनल लगेंगे। और 3 रुपये एडिशनल लग गए तो इसने 2 दिन के लिए रखा था ना, तो 3 दूनी 6, तो 10 और 6 16। इसलिए यहाँ पर राधिका ने 16 रुपये चार्ज करे थे, इसलिए यहाँ पर राधिका ने 16 रुपये दिए थे। थोड़ा दिमाग खुल रहा है? क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा है इसने क्या कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज ऑफ द बुक। फिक्स्ड चार्ज कितना था? 10 रुपये। तो व्हाट आर द एडिशनल चार्ज फॉर ईच बुक। एडिशनल चार्ज कितना था? 3 रुपये, जो आपने निकाल दिया। ठीक है, इस तरीका से हम क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन और है इसमें। क्या था? व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ। दोनों ने टोटल कितना रुपए पे करा? इफ बोथ देम हैव कीप्ट, अगर दोनों ने बुक को कितने दिन के लिए रखा? दोनों ने बुक को रखा होता 2 मोर बुक, 2 दिन ज्यादा के लिए रखा है। दोनों ने बुक को कितने दिन के लिए रखा है? 2 दिन ज्यादा के लिए रखा है। तो इसमें बताइए व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बोथ। दोनों ने कितने रुपए पे करा अगर दोनों बुक को 2 दिन ज्यादा रखते हैं? भाई 2 दिन का तो भाई आप ये बताओ, 2 दिन का तो उसने फील्ड चार्ज था सर, 2 दिन का तो फील्ड चार्ज था 10 रुपये। ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास आई थी 10 और एडिशनल चार्ज आया था हमारे पास 3। अब बात को समझना, क्वेश्चन तो आंसर तो शायद हो जाएगा। नहीं देखो, व्हाट आर, दोनों ने क्या रखा? दोनों ने इफ बोथ ऑफ देम हैड कीप्ट ऑफ द बुक, दोनों ने बुक को रखा 2 दिन ज्यादा रखा, 2 मोर डेज, 2 दिन ज्यादा रखा दोनों ने। तो 10 इसके हो गए, 10 इसके हो गए, तो 2 दिन उसने रखा था, 2 दिन इसने रखा था, टोटल तो हो गए 20। अब उसने पूछा है, मतलब फिक्स चार्ज तो 20 हो गया, लेकिन 2 दिन दोनों ने ज्यादा रखे। 2 दिन दोनों ने क्या रखे? ज्यादा रखे। और 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना लग रहा था हमारे पास? 3 रुपये लग रहा था। तो क्या कुछ गड़बड़ कर रहा हो भाई? चलो इक्वेशन बना के देख लो, इक्वेशन से हो जाए तो। इक्वेशन से हो जाएगा। फिक्स चार्ज क्या था? x, और 2 दिन ज्यादा लग रहे थे, 2 दिन ज्यादा लग रहे थे 2y। तो x की वैल्यू कितनी है? 10, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 6। तो कुछ गलत कर रहा होगा ना, कुछ तो गड़बड़ कर रहा होगा। व्हाट इज द टोटल अमाउंट फॉर बोथ। दोनों का टोटल अमाउंट क्या था जब उन्होंने रखा था बुक को 2 दिन ज्यादा? 2 दिन ज्यादा के लिए बुक की रखे थे दोनों ने। बताइए, चलो सोचो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, बताओ फिर मैं बताता हूँ। हाँ भाई, हुआ किसी का? देखो दोबारा समझो, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ। दोनों ने कितना अमाउंट पेड करा? अगर उसने पूछा अगर बोथ ऑफ देम हैव कीप्ट ऑफ द बुक, अगर दोनों ने बुक को 2 दिन ज्यादा रखा है। दोनों ने बुक को कितने दिन के लिए ज्यादा रखा है? 2 दिन के लिए ज्यादा रखा है। तो हमारे पास फील्ड चार्ज कितना था? 10 रुपये, और एडिशनल चार्ज कितना था? 3 रुपये। तो 2 दिन और ज्यादा रख दिया उसने, 2 दिन और ज्यादा रख दिया तो +2, तो कितना हो जाएगा? 5। और ये कितना चार्ज था? 5 × x, यानी कि 50 रुपये का चार्ज लगेगा ये। तो कितने रुपए का चार्ज लगेगा उसको? 50 रुपये का। सर समझ में नहीं आया ना? तो इसको इक्वेशन से ही बना के कर सकते हो। इक्वेशन से कैसे बनाओगे? व्हाट इज द टोटल अमाउंट, अच्छा व्हाट इज द टोटल अमाउंट बोथ इफ बोथ ऑफ देम कीप्ट द बुक ऑफ 2 मोर डेज। दोनों ने बुक को कितने दिन? 2 दिन ज्यादा के लिए रखा। दोनों ने बुक को 2 दिन ज्यादा के लिए रखा। तो 25 + 25 50 ऐसे ले जाएगा। चलो ठीक है, इसको तुम ट्राई करना एक बार, मैं तो करा दूंगा, इसको एक बार ट्राई करना, ये आ गया आपका होमवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? एक कोचिंग इंस्टीट्यूट कंडक्ट मैथमेटिक्सियन क्लासेस इन 2 बैच, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फीस ऑफ रिच एंड पुअर चिल्ड्रन। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें कंडक्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लासेस, और 2 बैच है, फर्स्ट और सेकंड 2 बैच बने हुए, एक पुअर का बना हुआ है, एक रिच का बना हुआ है।
तो फीस फॉर रिच एंड पुअर चिल्ड्रन आर डिफरेंट इन बैच। फर्स्ट देयर आर 20 पुअर। पहले बैच में जो थे पुअर और रिच, ये तो दो लोग हैं। पहले बैच में जो थे 20 पुअर थे और 5 रिच थे। लेकिन सेकंड बैच में जो थे, बोल रहा है कि वेयर इज बैच सेकंड, देयर आर 5 पुअर थे लेकिन 25 रिच थे, 25 रिच। द टोटल मंथली कलेक्शन, जो टोटल मंथली कलेक्शन हुआ उनका फीस का, वो उस बैच से हुआ 9000। और फ्रॉम कौन से बैच से? फ्रॉम फर्स्ट बैच से जो टोटल कलेक्शन हुआ 9000 रुपए का हुआ। तो टोटल कलेक्शन क्या है, देखो यहाँ पे कुछ कर रखा है, लिख रखा है एज्यूम दैट इज पुअर चाइल्ड पेज। पुअर चाइल्ड जो गरीब बच्चे थे उन्होंने एक्स रुपए पे करे, और जबकि जो रिच लड़के थे उन्होंने वाई रुपए पे करे मंथ में। तो हमने पुअर लड़कों ने एक्स रुपए पे करे, रिच लड़कों ने वाई रुपए पे करे, और टोटल रुपए इन्होंने जो पे करे वो 9000 रुपए थे। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, समझ में आ गई। टोटल रुपए क्या थे? 9000। ऐसे ही सेकंड बैच ने कितने रुपए करे? 26000 रुपए। सेकंड बैच ने कितने रुपए पे करे थे? 26000 रुपए। 26000 रुपए कितने रुपए पे करे थे? 26000। जबकि पुअर कितने? एक्स, और यहाँ पर रिच कितने थे? वाई। तो इतने रुपए पे करे, यानी कि रिच जो सेकंड था, ये जो लिखा हुआ है कि पुअर बच्चों ने एक्स रुपए पे करे पर मंथ में, और रिच बच्चों ने वाई रुपए पे करे। तो ये दो इक्वेशन बन गए। पूछा बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन फॉलोइंग द रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई ये दोनों बन गए। पहला क्वेश्चन हो गया। फाइंड द मंथली फीस पेड बाय द पुअर चाइल्ड। पुअर चाइल्ड के मंथली पेड जो थे एक्स पर मंथ थे, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो इसमें। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं 5 कॉमन ले लूं, तो बचेगा 5 4 जा 20। चलो 5 4 जा 20 प्लस का y इक्वल टू 9000। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस का y इक्वल टू 5 कहाँ पे जाएगा? डिवाइड में 5 1 जा 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 5 8 जा 40, तो ये जाएगा 1800। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। सेकंड इक्वेशन में से 5 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5y कॉमन ले लिया मैंने, और 5 कॉमन ले लिया तो डिवाइड में जाएगा 5 5 जा 25 और एक बचेगा 5 2 जा 10 और डबल 0 ये बचेगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अगर इस इक्वेशन में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x और ये हो जाएगा 4 5 जा 20y, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 0 0 4 2 जा 8 4 5 जा 20 ये हो जाएगा। इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास पूरी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस, तो 4x से 4x कट जाएगा, इसलिए ऐसा किया। तो 20 में से एक 20y और माइनस का कितना था? माइनस का y कितना हो जाएगा? 19y। ठीक है, और इसको इसमें से घटाना, 1900 से डिवाइड करना, तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की जो वैल्यू आएगी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सॉल्व कर लेना इसको। फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली पेड बाय द फॉर चिल्ड्रन और द रिच चाइल्ड। ये और में ये भी कर लो या ये कर लो, कोई सा एक करना था। डिफरेंस क्या होगा? मंथली पे जो उन्होंने पे करे, क्या पूछ रहा है? डिफरेंस बिटवीन मंथली पे फीस पेड, उन्होंने मंथली में कितने रुपए पेड करे बाय ए पुअर चिल्ड्रन एंड ए रिच चिल्ड्रन, यानी कि एक्स की और वाई की वैल्यू निकाल के दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। तो इस तरीका से हमें दोनों को माइनस करके आप बता दोगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है, पुअर चिल्ड्रन का और रिच चिल्ड्रन का। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेना एक्स और वाई को। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, मैंने बता दिया है। ठीक है, इफ देयर आर 10 पुअर, लास्ट क्वेश्चन भी इसमें क्या पूछा है? इफ देयर आर 10 पुअर, यदि उसमें कितने? इफ देयर आर 10 पुअर, अगर 10 गरीब है, और क्या कह रहा है? इफ देयर आर 10 पुअर, अगर 10 गरीब है और 20 रिच चिल्ड्रन है इन बैच सेकंड, किसमें? बैच सेकंड में। तो बैच सेकंड की बात चल रही है, तो पुअर तो x थे और रिच y थे 20y, और लेकिन सेकंड बैच में कितने थे टोटल? सेकंड बैच में थे 26,000 रुपये। तो 10 कॉमन लूंगा तो x प्लस 10 2 जा y, तो डिवाइड में जाएगा 10, तो 2600 2600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब व्हाट इज द टोटल मंथली कलेक्शन? टोटल मंथली कलेक्शन कौन क्या था? फीस ऑफ द सेकंड बैच। सेकंड बैच में टोटल मंथली कलेक्शन क्या था? तो ये टोटल मंथली कलेक्शन ये था। अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द टोटल मंथली कलेक्शन, आपको वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालनी है तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? इफ देयर आर 10 पुअर एंड 20 रिच चिल्ड्रन बाय सेकंड, व्हाट इज द टोटल मंथली कलेक्शन? तो इनका टोटल मंथली कलेक्शन क्या होगा? टोटल मंथली कलेक्शन क्या होगा? तो टोटल मंथली जो कलेक्शन जो होगा, टोटल मंथली कलेक्शन होगा हमारे पास x प्लस वाई, ये तो होगा। तो x की और y की वैल्यू निकाल लो। तो फर्स्ट सेकंड से क्या बनी थी हमारे पास? भाई यहाँ से क्या बनी थी? यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बनी थी?
ये बनी थी कितनी, याद नहीं है, उन दोनों को सॉल्व करना है। एक तो बनी थी 26,000, ये किसकी बैच की बात चल रही है, सेकंड बैच की। तो सेकंड बैच की एक ये थी और सेकंड बैच की एक दूसरी थी। या एक काम कर लो, इसको इधर ले आओ, x प्लस 2y माइनस का 2600 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x और y की वैल्यू जो आप निकालोगे ऊपर से x की और y की वैल्यू पुट कर देना, जो भी आंसर आएगा उसमें से 2600 घटा देना, तो टोटल मंथली कलेक्शन हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीका से हम अपने केस स्टडी क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। क्या और भी कराना है, और भी कराना है केस स्टडी क्वेश्चन? और कितने, अभी तो इसमें काफ़ी है, 1 2 3 4 5, काफ़ी केस स्टडी क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं एक चैप्टर से। ये क्या क्वेश्चन है इसमें, पूछा है अमित इज प्लानिंग बाय ए हाउस, अमित प्लानिंग कर रहा है घर खरीदने की, एंड लेआउट इज गिवन बिलो, द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैज बीन मेड सच एरिया। डिजाइन और मेजरमेंट इस एरिया में आपको दिखाया गया है। 2 बेडरूम है और 1 किचन है, साथ में कितना मीटर है, 95 मीटर। 2 किचन है, उसने बोला सॉरी 2 बेडरूम है, 2 बेडरूम है और 1 किचन है, और इनको साथ में मिला दी जाए तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर। अब पूछा क्या पहला क्वेश्चन, देखो ये बेडरूम, 2 बेडरूम है, 1 किचन था, इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो इक्वल टू 95 मीटर के एरिया के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है। कैसे इक्वेशन फॉर्म करोगे, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म दिस सिचुएशन। देखो ये कितने दे रखा है, 15 मीटर, टोटल कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। ठीक है, ये 15 मीटर है तो इसके बराबर आएगा ये, और ये सामने का ये बराबर है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास x प्लस 2 प्लस वाई, तो ये 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 13 इक्वल टू x प्लस वाई। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी आपकी, इसके अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। ठीक है, समझ में आया। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, यहाँ से। 2 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, बेडरूम सर बेडरूम 1 5 मीटर का है, बेडरूम 2 5 मीटर का, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो 10 बेडरूम हो गए। बेडरूम को क्या लेट करा हमने, बेडरूम को लेट करा x, यहाँ पे लिख लेना, बेडरूम को क्या लेट करा x। ठीक है, अब इसमें बोला एंड किचन, और इसमें साथ में किचन भी है, साथ में क्या किचन भी है, और किचन कितना है, यहाँ से यहाँ तक किचन कितना है, y, तो किचन कितना है y इक्वल टू, दोनों को साथ में कितने रुपए दिया, 95 रुपये। इस हिसाब से हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी और सेकंड इक्वेशन ये बन जाएगी। समझ में आया भाई, समझ में आया। 2 बेडरूम और किचन, 2 बेडरूम, बेडरूम की क्या है यहाँ पर, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया यही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो इस द्वारा समझ लो भाई, एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ कितनी है x, ऐसे ही ये 5 प्लस x, 5 और 5 हो जाएगा 10x। इस तरीका से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर रहे होंगे इस वाले क्वेश्चन। सेकंड क्या ऐसे पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। आपको लेंथ निकालनी है किसकी, आउटर लेयर ऑफ द बाउंड्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट कैसे निकालोगे बताइए, करिए भाई इसको। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, आपको जो आउटर मतलब बाहर की जो बाउंड्री है उसका क्या निकालनी है, उसकी लेंथ निकालनी है। आउटर बाउंड्री यही तो है, 5 5 10 और 2 12, तो 12 मीटर है। लेंथ इंटू ब्रेथ निकालोगे तो 12 इंटू 15 एरिया निकालोगे तो ये आ जाएगा टोटल एरिया इसका। लेंथ पूछी है तो लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, ये लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, तो ये लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, तो लेंथ कितनी आ गई, 15 मीटर। सॉल्व कर लेना। नहीं तो आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ से आराम से। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट, आपको एरिया निकालना है ईच बेडरूम एंड किचन। ईच बेडरूम क्या है एक्स और किचन क्या है वाई, तो दोनों को सॉल्व कर लेना, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना आराम से। फाइंड द एरिया ऑफ द लिविंग रूम इन द लेआउट, इसका एरिया निकालना लिविंग रूम का, तो लिविंग रूम का एरिया निकालोगे तो कैसे निकलेगा, पहले पूरे का एरिया निकाल लो। अगर पूरे के एरिया में से, पूरे के एरिया क्या है 12 इंटू, पूरे का एरिया क्या है इसका 12 इंटू 50 लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर इस पूरे एरिया में से मैं क्या क्या घटा दूंगा, 2 बेडरूम का एरिया, 1 बाथरूम का एरिया और 1 किचन का एरिया, तो लिविंग रूम का एरिया आ जाएगा। यस सर, सामने तो आ गया, बात तो सही है आपकी। तो ये दोनों एरिया कितना है हमारे पास, टोटल एरिया में से मैं दोनों के बेडरूम का एरिया घटा दूंगा।
दोनों के बेडरूम का एरिया कितना आया था, दोनों के बेडरूम का एरिया कितना आया था, x प्लस ये तो निकाला था हमने 5 + 5 10x प्लस y = 95। यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसमें से क्या करोगे, बेडरूम का एरिया घटा दोगे, एरिया ऑफ बेडरूम, एरिया ऑफ बेडरूम, ठीक है, बेडरूम का एरिया घट गया, माइनस किसका एरिया घटा दोगे, बाथरूम का एरिया घट जाएगा इसमें से, एरिया ऑफ बाथरूम, और माइनस एरिया घट जाएगा किचन का, एरिया ऑफ किचन। इनका एरिया घटा देना, आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा कि यहाँ पर लिविंग रूम का क्या एरिया आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। समझ में आई बात भाई? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और है इसमें, 1 2 3 क्वेश्चन है अभी तो। एक टेस्ट कंडक्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स। चलो यार, इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियो तो बन जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा बनाता रहा। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट इन 120 क्वेश्चन इन 90 मार्क्स आसानी से हो जाएगा। ये भी द क्वेश्चन अटेम्प्ट द ग्रेसिंग पी एंड क्यू, ये भी हो जाएगा, ये भी। चलो सर आप तो कर दोगे, हमें बताओ बेटा, आप खुद से करना, मैंने बहुत कैसे स्टडी करा दी इसके। ठीक है, जैसे इसके तो एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी। ये पूछा है कि टू स्कूल पी एंड क्यू डिसाइडेड इतने रुपये, तो 5x + 4y = इतने रुपये, 4x + 3y = इतने रुपये दे रखा होगा इसमें कुछ ना कुछ। देखो ये 5x + 4y इतने रुपये दे रखा है, और 4x + 3y इतने रुपये दे रखा है, तो एक क्वेश्चन बन जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम इसको। तो ठीक है, तो अब हम यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दे दूंगा मैं। अगर किसी को PDF चाहिए तो PDF आप बोल देना मुझे कमेंट में, तो मैं आपको PDF आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसको क्वेश्चंस करने हैं। देख लो ये क्वेश्चंस बच रहे हैं आपके, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन आपका केस स्टडी का ये था, ये तो मैंने वैसे बता दिया, और एक क्वेश्चन ये है आपका। 3 क्वेश्चन केस स्टडी के बच रहे हैं। पहले आप खुद से ट्राई करना, नहीं होते तो मुझे बताना, फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आपका केस स्टडी इस चैप्टर के अच्छे से अच्छे मैंने करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।